पीछे जाने कितने दुख थे, किसको सुनाऊं मेरी दास्तां, कोई नहीं साथ में। मिलते गए धोखे, मुझे लड़ता अपने आप से, थक गया हालत पे, अधूरे मेरे ख्वाब थे। कोई नहीं यहाँ बस तन्हाई मेरे साथ थी। और एक बात, आपको नया इंट्रो कैसे लगा? और इंट्रो का जो गाना है मेरे दोस्त ने गाया है। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड इन दिस रैप फील्ड। सो इंट्रो का फुल सॉन्ग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो ज़रूर चेक करना। और उधर और भी अच्छे सॉन्ग्स है तो आप उसे भी देख सकते हो, और हमारे एनिमी गिल्ड से उसे ज़रूर प्यार देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। 7 साल के निर्माण में है और हम अटैक ऑन टाइटन एक मास्टरपीस के एंड पर पहुंच गए हैं। मैं कहूँगा कि जिस पल ने इस एनीमे को एक मास्टरपीस बना दिया था वो सीज़न 2 एपिसोड 6 था। उस एपिसोड से अटैक ऑन टाइटन में प्लॉट इतनी गहराई और आकर्षक हो गई कि मैं उस क्रिएटिव दिमाग को समझ नहीं पा रहा हूँ। पहला सीज़न काफ़ी क्लिच होने का शिकार हुआ और शोनन ट्रुप्स के मामले में बहुत ही सामान्य के रूप में से शुरू हुआ। केवल एक चीज़ जिसने लोगों के बांधे रखा वह थी बहुत ही अनोखी सेटिंग और परिस्थितियाँ जिनके वो सामना कर रहे थे। सीज़न 2 एपिसोड 6 द ग्रेट रिवील, राइनर और बेटोड का आर्मर और कोलोसल टाइटन होने का खुलासा। इस शो में होने वाले कई दिमाग उड़ा देने वाले प्लॉट ट्विस्ट में से यह पहला था, और कहने की ज़रूरत नहीं, आई वॉज शॉक। इसायामा की इस तरह की मेजर प्लॉट पॉइंट्स को आम व्यूअर्स से छिपाने की क्षमता वास्तव में मुझे चकित करता है। मुझे नहीं लगा कि ये और बेहतर हो सकता है, पर फिर सीज़न 3 आ गया। द अपराइजिंग आर्क ने वास्तव में न केवल स्कॉट्स बल्कि वॉल की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए सेटिंग का विस्तार किया, और कैसे सोल्जर्स और हायर कप्स के बीच अविश्वास इंसान बनाम इंसानों के खिलाफ अराजकता का कारण बन सकता है। इसने दर्शकों को दिखाया कि इस शो में केवल टाइटन्स ही दुश्मन नहीं है और एक काल्पनिक रूप से किया गया है। और ओ गॉड, फिर हमें सीज़न 3 भाग 2 का आशीर्वाद मिला। ओ 10 एपिसोड कितने परफेक्ट और पूरी तरह से निर्दोष थे। एरविन का चार्ज, लेवा बनाम बीस्ट टाइटन, बेसमेंट रिवील, ज़्यादातर सभी सवालों की व्याख्या, जबकि एक साथ और भी अधिक प्रश्न बनाते हैं। उन 10 एपिसोड में से 3 को इतिहास के किसी भी एनिमे एपिसोड से उच्चतम रेटिंग मिली है, और वे सभी बैक टू बैक है। एंड नाउ वी आर अराइव एट सीज़न 4। अब अटैक ऑन टाइटन पूरी तरह से एक नया शो लगता है, और वो मार्ली में रहने वाले दुश्मन की दृष्टिकोण को लेता है। आप कभी कभी सवाल करते हैं कि आपको वास्तव में किस पक्ष की जय जयकार करना चाहिए, और आप एक एग्रिस्ट है या नहीं, ये आप पर निर्भर है। हर किसी पक्ष के अपने लक्ष्य होते हैं, हर कोई दूसरे को बुरे लोग मानते हैं। इस प्रकार की कहानी बेहद आकर्षक है, और मैं सीज़न की एंडिंग कंक्लूजन को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और जो अंत तक चलेगा। हाँ, मुझे पता है मैंने एओटी का एंडिंग एक्सप्लेन किया है, पर यह वीडियो एनिमी वॉचर्स के लिए है, सो बोलना तो पड़ेगा। पिछले दशक में से सबसे लोकप्रिय एनिमी से एक ने कहानी की दूसरी तरफ अपने हीरोओं को एकदम नए पात्रों के लिए छोड़ दिया है। 7 साल हो गए हैं, आखिरकार हम अटैक ऑन टाइटन के अंत के शुरुआत में आ गए हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर लोकप्रिय एनिमी अपनी दुनिया और अपने अंतिम सीजन में टाइटन्स की विशाल ह्यूमनोइड टाइटन्स के नेचर के बारे में और अपने दुनिया हिलाने वाले खुलासों को ये सीरीज उनका पालन कैसा करता है, यह हमें ज़रूर देखना है। हमें संघर्ष की दूसरे पक्ष में फेंक कर जो एक पूरी तरह से अलग शो की तरह लगता है। 3 सीजन के लिए अटैक ऑन टाइटन एक सवाल पूछ रहा है, दुश्मन कौन है? अपने सीजन 4 प्रीमियर के साथ द अदर साइड ऑफ द सी सीरीज ने अंततः अपनी अंतिम खेल का खुलासा किया। द रियल विलन यानी असली दुश्मन समाज का भीतर का डिस्क्रिमिनेशन मतलब पक्षपात है, और यह कैसे हिंसा और दर्द का एक एंडलेस साइकिल बनता है, यह हमें मार्ली और एल्डियन लोगों के राज से जुड़े एक और संघर्ष में दिखता है, जो पूरी तरह से नए कैरेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करता है। ज़्यादातर एल्डियन एक महत्वपूर्ण लड़ाई में मार्लियन साम्राज्य के लिए सैनिक के रूप में से सेवा करती है। अटैक ऑन टाइटन ने सीजन 3 के बाद उस प्रमुख प्रश्न का प्रभावी ढंग से उत्तर दिया जिसने सीरीज को आगे बढ़ाया। शहर के वॉल से परे घूमते हुए टाइटन्स की झुंड वास्तव में लोगों को मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स में बदल देती है, जो कि पैराडाइज आइसलैंड के लोगों को फंसाने और डराने के लिए दुश्मन राष्ट्र मार्ली द्वारा भेजे गए थे। अंतिम सीजन ने रिसेट बटन मारा और एक पूरी तरह से नए चैप्टर में चला गया, जो फिर भी इससे पहले आने वाली हर चीज़ से जुड़ा रहता है। हालांकि हम केवल सोल्जर्स फाल्को, गाबी, वुडो और जोफिया से मिल रहे हैं, जैसे सरेकॉस में एरिन और उसके दोस्तों को मिलना। यहाँ तक कि अगर इन बच्चों को तकनीक रूप से पैराडाइज आइसलैंड पर
हमारे हीरो का सफाया करने के लिए अगले विलन के रूप में उठाया जा रहा है, तो भी वो अभी भी बच्चे हैं जो बस जीने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सदियों से एलियन विरोधी प्रचार द्वारा उनके ब्रेन वॉश करने तक। इन एपिसोड में ये सीजन एक राष्ट्र द्वारा समाज में रहने वाले हेट्रेड के परिणाम को चित्रित करने का एक शानदार काम कर रहा है, जो एलियन लोगों को हत्यारे के रूप में इस्तेमाल करती है। ऐसा है मार्लियन समाज की आधुनिक दुनिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाबी मार्ली की एक सैनिक के रूप में अपनी योग्यता साबित करने के लिए सीधे आग की रेखा में कूद जाती है। मिलिट्री ऑफिसर्स अभी भी फ्रंट लाइन में केवल एलियन बल का उपयोग करती है और लोगों को उनकी मृत्यु के लिए भेजने में बहुत आनंद लेते हैं। दूसरे एपिसोड में फाल्को जेल से मार्ली के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा का पाठ करता है, जब किसी ने एम्पायर के प्रति उसकी लॉयल्टी पर संदेह करने की हिम्मत की। यहाँ तक कि जब फाल्को एक घायल दुश्मन सैनिक पर दया करता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तो उसे प्रतिक्रिया के रूप में केवल मुझे मत छो और मैं दागी नहीं होना चाहता यह सुनना पड़ता है। इस लेवल तक एलियंस को लोग हेट करते थे। एनीवे, पहले कुछ एपिसोड पहले की तुलना में काफ़ी अलग महसूस करते हैं, लेकिन इन सभी वर्षों में हमने जिस सीरीज़ को फॉलो किया उसका डीएनए अभी भी है। इस नए सीजन में एक बड़ी चिंता क्रिएटिव टीम और प्रोडक्शन स्टूडियो में विट स्टूडियो से मापा में बदलना था, लेकिन ऐसा लगता है कि फैंस को चिंता करने की कोई बात नहीं है। पिछले सीजन की तुलना में कैरेक्टर्स डिज़ाइन स्टाइल और एनिमेशन थोड़ा हटकर है, लेकिन कहानी में इस नए चैप्टर को फिट करने के लिए पर्याप्त है। मापा नॉट ओनली कैप्चर्स द लुक ऑफ हॉरर, बल्कि सीजी एनिमेशन का उपयोग पिछले सीजन से 3D टाइटन मॉडल पर एक बहुत बड़ा सुधार है। हाँ, मुझे पता है मैं मापा का कितना भी तारीफ कर लूँ, पर मापा से अच्छा विट ही था एओटी के लिए। टाइटन्स की बात करें तो मनुष्य को एक बार फिर से उनके खिलाफ पूरी तरह से डिफेंसलेस होते हुए देखना अजब तरह से सुकून देता है, जो कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है। टाइटन्स को एक एरोप्लेन से गिरते हुए देखना और उसके परिणाम स्वरूप ब्लडशेड पोर्ट पर सैनिकों का सफाया करना फैंस को ये याद दिलाने की शानदार तरीका है कि शो कैसे शुरू हुआ। दरअसल न केवल दुश्मन अलग है, बल्कि युद्ध का मैदान भी बदल गया है। टाइटन की शक्ति जितनी शक्तिशाली है, उतनी आसानी से मिडिल ईस्टर्न अलायंस अपनी टेक्निक के साथ आर्मर टाइटन और बीस्ट टाइटन को मार देते हैं। एक अलग तरह के संघर्ष पर संकेत देता है, जहाँ टाइटन्स एक मिलिट्री स्कूल में बस खर्च करने का योग्य हथियार है। इसका मतलब अब टाइटन युद्ध के लायक नहीं है। द सेकेंड एपिसोड डबल्स डाउन ऑन दिस to both raise the stakes and also present an interesting connection between two groups of alien characters। जहां ओडो को गुस्सा आता है कि पोस्ट टाइटन्स की हैवानियत की कहानी को फैलाएंगी और दुनिया इसे केवल युद्ध की हताहत के रूप में देखने के बजाय एलियंस की शैतानी खून पर दोष देगी। यहाँ तक कि एक भावना भी है कि बच्चे डरते हैं कि मार्ली साम्राज्य में सभी एलियन को मिटा देगा यदि टाइटन्स युद्ध के लायक नहीं रहे तो गाबी, फाल्को और ओडो की कहानी को अस्तित्व के लिए उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना हमने एरिन और कंपनी को देखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितने बदल गई हैं, ये शो हमेशा की तरह अपने इशो में प्राण पोषक, भयानक, एक्शन से भरपूर और जटिल बना हुआ है। अटैक ऑन टाइटन ने लगातार दाव बढ़ाया है, एक बहुत गहरा शो बन गया है और ये अंतिम सीजन शायद सबसे रोमांचक अध्याय का और इशारा करता है जो एनीमे ने हमें दिया है। अगर हम थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, पॉलिटिकल ट्रबल्स बात करें तो जनरली वेरी इंट्रोइंग स्टोरी टू फाइंड योरसेल्फ इमर्स्ड इन। एक जिसे हम पहले से जानते हैं और प्यार करते हैं एरिन की तरफ, और दूसरी हम गाबी के पक्ष से नफरत करने के लिए बने हैं। इट डज अ गुड जॉब एट मेकिंग अस हेट गाबीज। कहानी में गाबी का पक्ष भी है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं, हु इज़ रॉन्ग इन दिस माइंडलेस लूप ऑफ डिस्ट्रक्शन। दोनों पक्षों ने एक ऐसे राष्ट्र को जन्म दिया जो साम्राज्यवाद फैशन में शोषण और हावी होना चाहता है। दूसरा एक शाब्दिक राक्षस खुद शैतान को जन्म देता है। द स्टोरी डज अ रियली गुड जॉब ऑफ मेकिंग दोज फाइंड मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ कोई भी वास्तव में गलत नहीं है, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्ष मानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो एक्शन का उचित कारण है। दोनों पक्ष अपने अपनी बिलीफ से इस कदर भ्रमित है कि इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि क्या वो अपने एक्शन में कभी गलत भी हो सकते हैं। एवरीवन बिकम्स अ विक्टिम ऑफ देयर सराउंडिंग्स। क्योंकि मुझे अपना कंटेंट अच्छा करना था, फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ आए ना आए, पर मैं जब खुद वीडियो देखूँ मुझे वो वीडियो वर्थ वॉचिंग लगना चाहिए। दैट्स इट। सो आगे आपको इसी तरह अच्छे कंटेंट वीडियो मिलेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कुछ सजेशन है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़ना। जैसे 100 फॉलोअर्स होंगे हम डेली उधर भी पोस्ट डाला करेंगे। लगे हाथ बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। इंस्टाग्राम और बैकअप चैनल का दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, सो काइंडली चेकआउट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। हंसते हुए चेहरे के पीछे जाने कितने दुख थे, किसको सुनाऊं मेरी दास्तां, कोई नहीं साथ में। मिलते गए धोखे मुझे, लड़ता अपने आप से, थक गया हलप पे अधूरे।